आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। यूपीएससी सीएससी के जीएस पेपर 1, 2 और 3 के सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शंस को समझना। हाँ, और हम पॉलिटी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एफसीआरए के एसिड सीजर और यूनिफॉर्म सिविल कोड के पैराडॉक्सेस को अनपैक करेंगे। उसके बाद इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ जाएंगे, जहां हम 1973 और 2026 के ऑयल क्राइसिस का डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। साथ ही ब्रिक्स का जो नया मल्टीपोलर एक्सपेंशन हुआ है और डायरेक्ट टैक्सेशन के नए रूल्स हैं, उन पर भी बात होगी। सही बात है। और फाइनली देश की इंटरनल और मैरीटाइम सिक्योरिटी को डिटेल में समझने के लिए रेड कॉरिडोर के 3 गियर अप्रोच और स्वदेशी संशोधक वेसल की डेप्थ में जाएंगे। देखिए, ये डोसियर सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ये डायरेक्ट मटेरियल है जो प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों के एनालिटिकल क्वेश्चंस का फाउंडेशन बनेगा। राइट। तो चलिए सीधे जीएस पेपर 2 के उन डिबेट्स पर चलते हैं जहां न्यायपालिका की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपस में टकराती हैं। ये टकराव अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का शायद सबसे बड़ा टेस्ट है। जब हम इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो जुडिशरी की पब्लिक इमेज सबसे डेलिकेट होती है। इस करंट डिबेट का जो ट्रिगर पॉइंट है वो क्लास 8 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर है। अच्छा, वो करप्शन इन जुडिशरी वाला चैप्टर? हाँ, बिल्कुल वही। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरवेंशन किया है, जिसने एक लंबा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स शुरू कर दिया है। राइट। सवाल यही है कि यंग माइंड्स को सिस्टम के फ्लॉज के बारे में एजुकेट करने की लाइन आखिर कहाँ ड्रॉ होती है और जुडिशरी की अथॉरिटी को अंडरमाइन करना कहाँ से शुरू होता है। और इस लाइन को समझने के लिए ना सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस एस्पिरेंट्स को क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, उसके बिना ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। सिविल कंटेम्प्ट कंपैरेटिवली थोड़ा प्रोसीजरल लगता है, जैसे कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और किसी ने विलफुली उसे डिसोबे किया, या फिर कोर्ट को कोई अंडरटेकिंग देके उसे तोड़ दिया। हाँ, वही। इसे मोस्टली एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी या छोटे फाइन से रेमेडी किया जा सकता है। इसको मैं एक ऐसी एनालॉजी से देखती हूँ। सिविल कंटेम्प्ट एक स्टूडेंट का अपने टीचर को दिया गया होमवर्क का वादा तोड़ने जैसा है। सही एग्जाम्पल है। वहाँ एक सिंसियर सॉरी प्रोसेस को ठीक कर सकती है, लेकिन जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का दायरा है वो बहुत बड़ा और खतरनाक है। हाँ, उसमें इंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। राइट। इसमें वो एक्ट्स आते हैं जो एक्सप्लिसिटली कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हैं या पब्लिक की नज़र में उसकी अथॉरिटी को लोअर करते हैं। ये तो पूरे स्कूल की असेंबली के सामने प्रिंसिपल का अपमान करने जैसा हो गया। एग्जैक्टली। वहाँ सिर्फ सॉरी बोल देने से डैमेज कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के अस्तित्व पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। और सबसे बड़ी बात, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कोर्ट सुओ मोटो यानी खुद से संज्ञान लेकर एक्शन ले सकती है। और उस सुओ मोटो पावर का कॉन्स्टिट्यूशनल एंकर बहुत स्ट्रांग है। अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 129 और 215 रेस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ये इनहेरेंट पावर देते हैं कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकें। बिल्कुल। और उसके बाद स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क आता है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, जो हिस्टोरिकली एच.एन. सन्याल कमेटी के रिकमेंडेशंस का नतीजा था। राइट। और इस एक्ट में पनिशमेंट भी सेट की गई है ना? हाँ, इसमें मैक्सिमम 6 महीने की कैद या 2000 रुपए का फाइन या दोनों हो सकते हैं। अब जहां तक एनसीईआरटी टेक्स्ट और एकेडमिक फ्रीडम का सवाल है, एक्ट का सेक्शन 5 क्लियरली कहता है कि जजमेंट्स का फेयर क्रिटिसिज्म कंटेम्प्ट नहीं है। फेयर क्रिटिसिज्म अलाउड है, हाँ। लेकिन जुडिशरी का आर्गुमेंट ये होता है कि अगर फाउंडेशनल एजुकेशन लेवल पर ही जनरलाइज्ड करप्शन को जुडिशरी से नेचुरली एसोसिएट कर दिया जाए तो आगे चलकर रूल ऑफ लॉ पर से सिटीजन्स का ट्रस्ट इवेपोरेट हो जाएगा। ये तो है। सुओ मोटो पावर का होना लाजमी है, पर उसका एप्लीकेशन हमेशा जुडिशियस होना चाहिए, ताकि जुडिशरी ऐसी ना लगे कि वो लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म से घबरा रही है। सही बात है। इंस्टीट्यूशनल पावर का बैलेंस वाकई एक टाइट रोप वॉक की तरह है। बिल्कुल। तो जुडिशरी की इन इंटरनल शक्तियों को समझने के बाद अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करें और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की पावर्स पर आएं, वहां भी कंट्रोल का एक नया फ्रेमवर्क डेवलप हुआ है अभी। आमतौर पर हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर उस कैंसिलेशन के ठीक आगे के मिनट में उनकी बिल्डिंग्स अकाउंट्स का होता क्या है? वही सबसे बड़ा ब्लैक बॉक्स था जिसे अब क्लैरिफाई किया गया। राइट। ये मैकेनिज्म अब 4 क्लियर स्टेप्स में डिफाइन कर दिया गया है। पहला स्टेप है ट्रिगर इवेंट, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्मली कैंसिल्ड, सरेंडर या एक्सपायर हो जाता है। और उसके तुरंत बाद क्या होता है? उसके बाद गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपॉइंट करती है
जो अब पुराने सेक्शन 15 को रिप्लेस करके सीधे कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। और उस कंट्रोल लेने के बाद शुरू होता है एक्चुअल एसेट मैनेजमेंट, जिसके 2 टेक्निकल फेजेस होते हैं, प्रोविजनल वेस्टिंग और परमानेंट वेस्टिंग। ये प्रोविजनल वाला टेम्पररी होल्ड होता है ना? हाँ, प्रोविजनल वेस्टिंग एक टेम्पररी होल्ड है। जब तक एनजीओ का अपील पेंडिंग है या रिन्यूअल में डिले हो रहा है, तब तक एसेट्स फ्रीज रहते हैं। अगर एनजीओ अपने लीगल राइट्स रिस्टोर कर लेता है तो एसेट्स वापस दे दिए जाते हैं। ओके। लेकिन अगर प्रोसेस फेल हो जाए और एंटिटी कंप्लीटली डिफंक्ट हो जाए तो परमानेंट वेस्टिंग ट्रिगर होती है। और चौथा और आखिरी स्टेप है डिस्पोजल, जिसमें गवर्नमेंट एसेट्स को बेच सकती है। बिल्कुल। परमानेंट वेस्टिंग के बाद जनरल एसेट्स को गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर कर सकती है या उन्हें बेचकर सारा पैसा सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा कर दिया जाता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन भी तो है, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को लेकर। हाँ, लॉ मेकर्स ने यहाँ एक बहुत सेंसिटिव कल्चरल एक्सेप्शन बनाया है। क्लॉज 16A सब क्लॉज 7। अगर एनजीओ की किसी प्रॉपर्टी का रिलीजियस कैरेक्टर है, जैसे कोई प्लेस ऑफ वर्शिप हो, राइट, तो उसे बेचा या गवर्नमेंट ऑफिस नहीं बनाया जाएगा, उसे किसी प्रिस्क्राइब्ड एंटिटी या पर्सन को एंट्रस्ट किया जाएगा ताकि उसका धार्मिक स्वरूप हमेशा बरकरार रहे। ये एक अच्छा सेफगार्ड है। इस नए फ्रेमवर्क में कुछ लीगल ट्वीक्स भी हैं, एस्पिरेंट्स को नोट करने चाहिए। वायलेशन के लिए जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट थी, उसे 5 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। ये एक मेजर रिलैक्सेशन है। और लिम्बो को अवॉइड करने के लिए अब 90 दिनों के भीतर डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील करने का प्रोविजन है। पर मुझे यहाँ पॉलिसी का एक इनहेरेंट फ्रिक्शन पॉइंट नजर आता है। कैसा फ्रिक्शन पॉइंट? ये जो प्रोविजनल वेस्टिंग है, जहाँ एसेट्स टेम्परली फ्रीज होते हैं, मान लीजिए 90 दिन तक बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं, उस बीच उस एनजीओ के क्लिनिक्स या स्कूल्स का काम तो कंप्लीटली पैरालाइज हो गया ना? हाँ, ऑपरेशनली तो बंद हो जाएंगे। अगर वो एनजीओ आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील जीत जाता है, तो उस प्रोविजनल पीरियड में उनके बेनिफिशियरीज का जो मैसिव लॉस हुआ, उसकी भरपाई का तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। ये प्रोविजनल मेजर ग्राउंड पर बिल्कुल प्यूनिटिव यानी सजा जैसा एक्ट करता है। ये सिक्योरिटी और डेवलपमेंटल ऑपरेशंस के बीच का एक क्लासिक कोलैटरल डैमेज है। देखिए, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से प्रोविजनल वेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस एंड एसेट्स है, ताकि पैसा और गायब ना हो जाए। एग्जैक्टली। अगर फॉरेन फंड सस्पिशियस हैं तो उनका एक और दिन मिसयूज होना नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए स्टेट उस ऑपरेशनल टाइम लॉस को एक नेसेसरी कॉस्ट मानती है। वो 90 दिन का अपील विंडो इसलिए ही लाया गया है ताकि ये पैरालाइसिस सालों साल ना खिंचे। समझ गई। रेगुलेशन का इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशंस पर कैसा होता है, ये तो हमने देखा। अब इस फाइनेंशियल रेगुलेशन से निकलकर सीधे सिटीजन्स के पर्सनल लॉज और उनके फाइनेंशियल राइट्स की तरफ मुड़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की डिबेट। बिल्कुल, ये डिबेट हमेशा आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25 के बीच झुलाती रहती है। आर्टिकल 44 स्टेट को डायरेक्टिव देता है कि वो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म कोड लाएं, जिसका रीसेंट मैनिफेस्टेशन हमने उत्तराखंड यूसीसी 2024 में देखा। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 25 है, जो रिलीजियस फ्रीडम और उसके प्रैक्टिसेस को सेफगार्ड करता है। इस टेंशन को लॉजिकली समझने के लिए 2017 का शायरा बानो केस बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जिसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को स्ट्राइक डाउन किया गया था। राइट। उस केस ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इनवैलिड घोषित किया था, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने कुरानिक इनहेरिटेंस रूल्स की वैलिडिटी को टच नहीं किया। क्योंकि शायरा बानो केस ने एसेंशियली ये एस्टैब्लिश किया था कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और फंडामेंटल राइट्स की कसौटी पर खड़ा उतरना होगा। हाँ, लेकिन यूसीसी की इस डिबेट में एक और लेयर है जिसे अक्सर बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, जिसे हम टेस्टामेंट्री पावर पैराडॉक्स कहते हैं, यानी वसीयत बनाने के अधिकार का विरोधाभास। ये पैराडॉक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे कैसे सिंपल टर्म्स में समझें? देखिए, एक कॉमन अजम्पशन होता है कि सेक्युलर या यूनिफॉर्म लॉज हमेशा ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं और पर्सनल लॉज इनहेरेंटली रिग्रेसिव होते हैं। राइट, लोग आमतौर पर यही सोचते हैं। लेकिन जब बात प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की आती है तो डेटा कुछ और ही पिक्चर प्रेजेंट करता है। अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या सेक्युलर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 को केयरफुली एनालाइज करें, हाँ, तो ये इंडिविजुअल्स को एब्सोल्यूट टेस्टामेंट्री फ्रीडम देते हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अपनी 100% प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से किसी के भी नाम कर सकता है, वसीयत के जरिए।
और प्रैक्टिकली एक डीपली पेट्रियार्कल सोसाइटी में इस एब्सोल्यूट फ्रीडम का रिजल्ट क्या होता है? हम देखते हैं कि फादर विल बनाता है और अपनी बेटियों या वल्नरेबल डिपेंडेंट्स को प्रॉपर्टी से पूरी तरह बेदखल करके सब कुछ बेटों के नाम कर देता है। एग्जैक्टली, डिसइनहेरिट कर देता है। ये रूल टेक्निकली सेक्युलर और यूनिफॉर्म है, पर इसका एप्लीकेशन ग्राउंड पर बहुत अनजस्ट हो सकता है। इसकी ठीक विपरीत अगर हम मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 देखें तो वहाँ टेस्टामेंट्री पावर रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ एक लिमिट तय की गई है। हाँ, एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम 1/3 हिस्सा ही विल के थ्रू किसी को दे सकता है। बाकी 2/3 हिस्सा मैंडेटरी एयर्स के बीच एक फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड होना जरूरी है। तो वो मैंडेटरी एयर्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। ये इनिशियली देखने में कंजर्वेटिव लग सकता है, पर रियलिटी में ये एक सॉलिड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो बेटियों और माइनर एयर्स को कंप्लीटली बेदखल होने से बचाता है। ये तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि हम पूरी पॉपुलेशन को एक वन साइज फिट्स ऑल स्टैंडर्ड टी-शर्ट पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। यूनिफॉर्मिटी तो आ जाएगी, पर किसी को वो बहुत टाइट होगी और किसी को बहुत लूज। और वही उस टी-शर्ट का सबसे बड़ा डेंजर है कि वो वल्नरेबल ग्रुप्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। इस पैराडॉक्स से एस्पिरेंट्स को ये की इंसाइट मिलती है कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ऑटोमेटिकली सब्सटैंटिव जस्टिस नहीं होता। ट्रू, यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं कि फेयर भी हो। यूसीसी का अल्टीमेट गोल सिर्फ लॉज को सेम करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें सबके लिए इक्विटेबल बनाना होना चाहिए। एक आदर्श कोड वो होगा जो सभी पर्सनल लॉ से बेस्ट प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस को एक्सट्रैक्ट करे, बजाय इसके कि वो ब्लाइंडली एक रिजिड सेक्युलर एब्सोल्यूट पावर इंपोज कर दे जी, जो सोशली हार्मफुल साबित हो। बिल्कुल सही। पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रांसफर से निकलकर अब हम डायरेक्टली आते हैं नेशनल वेल्थ और कॉर्पोरेट रेगुलेशन पर। टैक्सेशन और इंसॉल्वेंसी के फ्रंट पर बहुत मैसिव टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए हैं अभी। नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है। हाँ, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से प्रॉपर्ली इफेक्टिव हो रहा है। इसने सदियों पुराने उस कंफ्यूजन को फाइनली दफना दिया है जहां टैक्स पेयर्स असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के चक्कर में उलझे रहते थे। वो सच में बहुत कंफ्यूजिंग था आम लोगों के लिए। राइट। अब एक यूनिफाइड सिंपल 12 महीने का टैक्स ईयर होगा और इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फेसलेस असेसमेंट्स मैंडेट करने का पावर आ गया है। वही आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2026 भी पास हो चुका है, जिसका फोकस एनपीए चैलेंजेस को टैकल करना है। टैक्स वाले हिस्से पर एक छोटा सा सवाल उठता दिख रहा है। कैसा सवाल? ये फेसलेस असेसमेंट ब्यूरोक्रेसी का एफिशिएंसी टूल कहा जा रहा है, पर क्या ये सच में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को फेयर बनाता है? एल्गोरिदम्स के पास तो ह्यूमन एम्पैथी नहीं होती ना। अगर किसी टैक्स पेयर का कोई रेयर जेन्युइन कॉन्टेक्स्ट हो जो रिजिड डेटा स्ट्रक्चर्स में फिट ना बैठता हो, तो ये फेसलेस सिस्टम तो उसे कंप्लीटली क्रश कर देगा। देखिए, ये फियर बहुत वैलिड है क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में ह्यूमन इंटरैक्शन को हमेशा प्रेफर करते हैं। पर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिस्टोरिकल रियलिटी रही है वो बिल्कुल अलग रही है। किस तरह से? ह्यूमन टच ने अक्सर ऑफिसर को डिस्क्रिशन दिया और उस अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्क्रिशन ने सिस्टमैटिक करप्शन, हरासमेंट और बायस को जन्म दिया। फेसलेस असेसमेंट का कोर लॉजिक यही है कि टैक्स ऑफिसर और टैक्स पेयर की आइडेंटिटी एक दूसरे से मास्क रहे, ताकि कोई अंडर द टेबल डील ना हो सके। एग्जैक्टली। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस रिजिड जरूर लगती है, पर मैक्रो इकोनॉमिक स्केल पर वो रूल्स को ब्लाइंडली अप्लाई करती है, बिना किसी कास्ट, क्लास या पॉलिटिकल कनेक्शन के। रेयर एक्सेप्शन केसेस जरूर सफर कर सकते हैं, पर 99% टैक्स पेयर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और स्पीड इंप्रूव होती है। ये पॉइंट तो है, सिस्टम क्लीन होता है। और आईबीसी का शिफ्ट भी सिमिलर फिलॉसफी पर बेस्ड है। पहले डेटर्स यानी जिन्होंने लोन लिया है वो सिस्टम की लूपहोल्स का फायदा उठाकर रेजोल्यूशन को सालों साल डिले करते थे ताकि एसेट्स को अपने कंट्रोल में रख सकें। नए बिल ने स्टीयरिंग व्हील अब सीधे क्रेडिटर, जिसका पैसा फंसा है, उसके हाथ में दे दिया है। सिस्टम से मिनिमाइज करना है, ठीक है। रूल्स ऑफ द गेम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, लेकिन इन पॉलिसीज को चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी भी तो फ्यूचर रेडी होनी चाहिए ना, खास करके तब जब ग्लोबल एनवायरनमेंट इतना वॉलेटाइल हो गया हो। ये हमें सीधे एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और साधना सप्ताह की तरफ ले जाता है।
CCS, जिसके चेयरपर्सन PM होते हैं और जिसमें डिफेंस, होम, एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, फिलहाल वेस्ट एशिया के भयानक क्राइसिस के बीच हमारी LPG और LNG सप्लाई चेन्स की सिक्योरिटी रिव्यू कर रही हैं। और ऐसी मैक्रो लेवल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करने के लिए DOPT ने मिशन कर्मा योगी के तहत साधना सप्ताह 2026 शुरू किया है। ये साधना सप्ताह एग्जैक्टली काम कैसे करता है? साधना सप्ताह ट्रेडिशनल फाइल पुशिंग ट्रेनिंग से बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है। ये iGOT प्लेटफॉर्म पर एक प्योरली डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव है। इसका करिकुलम देखिए, इसमें ब्यूरोक्रेसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स, एडवांस्ड गवर्नेंस रिफॉर्म्स और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स की डीप ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बिल्कुल। आज का सिविल सर्वेंट पुराने मैनुअल रूल्स पर भरोसा नहीं कर सकता जब जियोपॉलिटिकल शॉक्स अचानक से डेटा स्ट्रीम्स और सप्लाई नेटवर्क्स को डिसरप्ट कर रहे हों। सही बात है। और उन जियोपॉलिटिकल शॉक्स का एपिसेंटर एक बार फिर से वेस्ट एशिया ही बना हुआ है। अगर हम ऑयल और एनर्जी ब्लॉकेड्स का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो 1973 और 2026 के बीच का पैरेलल बहुत कुछ सिखाता है। 1973 का क्राइसिस तो एक लैंडमार्क इवेंट था। हाँ, 1973 में जब योम किपुर वॉर हुआ था तो अरब ओपेक नेशंस ने एक अनप्रेसिडेंटेड एम्बार्गो लगा दिया था। उस एक टर्निंग पॉइंट ने पेट्रो डॉलर ऑर्डर को सॉलिडिफाई किया, जहां ऑयल का ट्रेड एक्सक्लूसिवली US डॉलर में फिक्स हो गया, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन ही बदल दी। और भारत पर इसका असर तबाहकुन था। हमारा इंपोर्ट बिल कंट्रोल से बाहर हो गया, इन्फ्लेशन पीक पर थी और ये सब 1974 की फेमस रेलवे स्ट्राइक का एक बड़ा इकोनॉमिक ट्रिगर बना। राइट। अब फास्ट फॉरवर्ड की जाए 2026 पर। आज का वॉर US, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है, पर इस बार थ्रेट और भी ज्यादा फिजिकल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की फिजिकल ब्लॉकेड का रियल खतरा बन गया है, जो कि दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। वहां से हर रोज लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल गुजरता है। ये ऐसा है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री के बाहर जो एकमात्र सप्लाई हाईवे है, किसी ने उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया हो। फिर चाहे अंदर कितनी भी डिमांड हो, इंजन सीज हो जाएगा। और इस फिजिकल ब्लॉकेट के डर ने उस 1973 के पेट्रो डॉलर ऑर्डर को ड्रास्टिकली हिला दिया है। 2026 में डी-डॉलराइजेशन कोई एकेडमिक बज़वर्ड नहीं रह गया है, ये अब एक सर्वाइवल का मैकेनिज्म बन गया है। क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस का डर हमेशा रहता है। सही। जब डॉलर सप्लाई फ्रीज होने का डर होता है तो कंट्रीज एग्रेसिवली चाइनीज युआन और लोकल करेंसीज की तरफ मुड़ रही हैं अपनी एनर्जी ट्रेड रन रखने के लिए। और भारत के लिए ये एक मैसिव वेकअप कॉल रही है। हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना। यही वजह है कि हमारा ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी और डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG नेटवर्क्स की तरफ इतना अग्रेसिव हो गया है। हम एक्सटर्नल चोक पॉइंट्स पर अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी की चाबी नहीं छोड़ सकते। वही। और इस डी-डॉलराइजेशन का मोमेंटम एक और मैसिव स्ट्रक्चरल चेंज को पावर कर रहा है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन। हाँ, ब्रिक्स का नया स्वरूप। पहले ब्रिक्स सिर्फ 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप था। पर नए मैप पर नजर डालिए, अब इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE और इंडोनेशिया शामिल हो चुके हैं। इनका शामिल होना बहुत स्ट्रेटेजिक है। राइट। इन नए मेंबर्स की लिस्ट ध्यान से देखिए। ये दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स और की मैरिटाइम चोक पॉइंट्स के गेटकीपर्स हैं। इनका वेस्टर्न ब्लॉक के बाहर आकर एक साथ आना सीधे तौर पर US डॉलर की फाइनेंशियल हेजिमनी को चैलेंज करना है। पर मुझे इसमें एक ग्लेयरिंग स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? देखिए, इन नए मेंबर्स के आने से और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ब्रिक्स में बीजिंग का इन्फ्लुएंस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या भारत उस डी-डॉलराइजेशन के चक्कर में एसेंशियली एक फाइनेंशियल डोमिनेंस यानी डॉलर को दूसरे यानी युआन से रिप्लेस तो नहीं कर रहा? ये एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है। और वो भी एक ऐसी टेबल पर बैठकर जहां उसके खुद के एक्टिव बॉर्डर राइवल यानी चाइना का दबदबा है। देखिए, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का सबसे एक्सट्रीम और कॉम्प्लेक्स टाइट्रोप वॉक है। एक तरफ भारत जानता है कि वेस्टर्न पावर्स करेंसी को वेपनाइज कर सकती हैं, जैसा उन्होंने रशिया के साथ किया था। इसलिए
ऑल्टरनेट फाइनेंशियल पेमेंट स्ट्रक्चर्स बनाना हमारी एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। राइट, बैकअप तो चाहिए। ना ब्रिक्स को एक एक्सप्लिसिटली एंटी वेस्टर्न ब्लॉक में मॉर्फ करना चाहता है, जबकि भारत का स्टैंड वैसा नहीं है। एग्जैक्टली भारत का विजन अलग है। हम ब्रिक्स को एक नॉन वेस्टर्न और मल्टीपोलर प्लेटफॉर्म रखना चाहते हैं जो ग्लोबल साउथ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व करें। भारत को इस ग्रुपिंग के अंदर एक इंटरनल बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है, जबकि एक्सटर्नली हम क्वाड और I2U2 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिवली डबल डाउन कर रहे हैं। ग्लोबल डोमिनेंस की इस चेस बोर्ड पर हमारी हर चाल कैलकुलेटेड होनी चाहिए, लेकिन बाहरी बॉर्डर्स और ग्लोबल चोक पॉइंट्स को हम तभी सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं जब हमारी आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी आयरन क्लैड हो। इंटरनल स्टेबिलिटी के बिना एक्सटर्नल प्रोजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो आइए रेड कॉरिडोर को न्यूट्रलाइज करने वाली स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म का हिस्टोरिकल ओरिजिन 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी से हुआ था। तब से लेकर आज तक माओइस्ट आइडियोलॉजी और उनकी गिरिला वॉरफेयर ने सेंट्रल इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी को कंटिन्यूअसली टेस्ट किया है। पर अब सिचुएशन काफी कंट्रोल में है। हाँ, आज सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है और उसका कोर रीजन स्टेट का एक सिंक्रोनाइज्ड 3 गियर मैकेनिज्म है। ये 3 गियर्स कैसे काम करते हैं? पहला गियर है सिक्योरिटी एंड डिटेरेंस। यहाँ कोबरा और CRPF जैसी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस का डायरेक्ट किनेटिक एक्शन होता है जो आर्म्ड कैडर्स को न्यूट्रलाइज करती हैं और स्टेट अथॉरिटी एस्टैब्लिश करती हैं। लेकिन सिर्फ फोर्स से तो पीस नहीं आ सकती। वहीं फोर्स अकेले शांति नहीं ला सकती, इसीलिए दूसरा गियर है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ डेंस जंगल्स में सड़कें, हॉस्पिटल्स, मोबाइल टावर्स और स्कूल्स बनाए जाते हैं ताकि लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन का स्टेट से जो एलियनेशन है उसे फिजिकली और मेंटली खत्म किया जा सके। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। और तीसरा गियर है ट्रस्ट एंड रीइंटीग्रेशन। इसमें स्टेट जेनरस सरेंडर पॉलिसीज, कॉम्पेंसेशन और एक्स कार्डर्स के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाती है। देखिए, ये 3 गियर की जो उपमा है ना, वो यहाँ फ्लॉलेस है। किसी इंजन को चलता रखने के लिए तीनों गियर्स का सिंक में घूमना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपने सिक्योरिटी वाला गियर फुल स्पीड पर रखा पर डेवलपमेंट या ट्रस्ट वाले गियर रुक गए तो पीस की पूरी मशीन तुरंत जैम हो जाएगी और पुरानी एलियनेशन वापस आ जाएगी। एग्जैक्टली। कंसिस्टेंसी ही इस मैकेनिज्म का सबसे बड़ा चैलेंज है। प्लेन टेरेन पर रोड बनाना एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी है, पर IED से भरे हुए डेंस नक्सल एरियाज में रोड बनाना अपने आप में एक मेजर टैक्टिकल ऑपरेशन है। सही बात है। वो आसान नहीं है, पर उस सेकंड और थर्ड गियर के बिना लॉन्ग टर्म सक्सेस इम्पॉसिबल है। मिलिट्री फोर्स एक टेम्पररी वैक्यूम क्रिएट करती है, लेकिन लोगों का अलीजेंस यानी राज्य के प्रति निष्ठा सिर्फ तब आती है जब वो अपने आंगन में विकास को देखते हैं और स्टेट उन्हें सम्मान के साथ रीइंटीग्रेट करता है। घर को इंटरनल थ्रेट से सुरक्षित करने के बाद अब आते हैं हमारी मैरिटाइम बाउंड्रीज पर। आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ जमीन पर मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, वो अंडर वाटर डोमिनेंसी भी बिल्ड कर रहा है। ये नेवी के पर्सपेक्टिव से बहुत बड़ा शिफ्ट है। डॉसियर के आखिरी सेक्शन में सर्वे वेसल संशोधक की डिटेल्स हैं। यार्ड 3028 संशोधक का लिटरली मतलब ही है रिसर्चर या अन्वेषक। ये इंडियन नेवी के सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी जहाज है। इसकी बाकी सिस्टर शिप्स जैसे संध्यायक, निर्देशक और इक्षक पहले ही वेव बना चुकी हैं। इसे कंप्लीटली इंडिया में बनाया गया है ना? हाँ, इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है और सबसे प्राउड बात यह है कि कॉस्ट के हिसाब से इसमें 80% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट है। पर इस शिप का कोर फंक्शन क्या है? ये DGPS पोजिशनिंग और डिजिटल साइड स्कैन सोनार से इक्विप्ड है। और यहाँ साइंस का एक बेसिक रूल एस्पिरेंट्स को समझना होगा कि हमें संशोधक जैसे एडवांस वेसल्स की जरूरत क्यों है। पानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट या रेडार सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम रेगुलर सैटेलाइट्स यूज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सैटेलाइट से आप ओशन फ्लोर को एक्यूरेटली मैप नहीं कर सकते। डीप वाटर में सिर्फ साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, इसलिए संशोधक का डिजिटल साइड स्कैन सोनार इतना क्रिटिकल है। ये सी फ्लोर का एक हाई डेफिनेशन 3D मैप क्रिएट करता है, जो सबमरीन्स के लिए बहुत जरूरी होगा। हाँ, ये मैपिंग सबमरीन्स के सेफ नेविगेशन और कोस्टल डिफेंस लॉजिस्टिक्स के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। साथ ही मैरिटाइम ट्रेड रूट्स और अंडर वाटर रिसोर्सेज को सिक्योर करने के लिए भी ये डेटा अमूल्य है। और स्वदेशी होने का क्या इम्पैक्ट है इसमें?
80% इंडिजिनस बिल्ड होने का डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम पर हम क्रिटिकल शिप मेंटेनेंस या स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी फॉरेन पार्टनर की विम्स एंड फैंसीज पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये बात बिल्कुल साफ करती है कि संशोधक सिर्फ एक स्टील का बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारी मैरिटाइम बाउंड्रीज में हमारे अपने देश की आंखें और कान हैं जो बिल्कुल स्वदेशी हैं। सही कहा आपने। हमारे सामने जो डेटा है उसके अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के तहत भारत में लगभग 33 करोड़ LPG कनेक्शंस हैं। 33 करोड़, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? लेकिन चिंताजनक तथ्य ये है कि हमारी कुल गैस मांग का 60% आयात किया जाता है और इस आयात का 90% हिस्सा संघर्षग्रस्त हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ओहो, 90% सिर्फ एक ही जगह से? हाँ, तो इसे देखकर मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शहर तक रसद पहुंचाने के लिए केवल एक ही सड़क हो और उस सड़क पर हमेशा दंगे होते रहते हों। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब आपकी पूरी ऊर्जा आपूर्ति किसी एक भू राजनीतिक चोक पॉइंट पर निर्भर होना, तो मध्य पूर्व में एक मिसाइल चलने का सीधा असर भारत के किसी छोटे से गांव में गैस सिलेंडर की कीमत पर पड़ता है। बिल्कुल, एकदम सीधा असर। इसी संवेदनशीलता से परिवारों का बचाव करने के लिए कुछ बड़े हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। सबसे पहला कदम है दोहरे कनेक्शनों को समाप्त करना ताकि लीकेज रुके। डुअल कनेक्शंस को हटाना, राइट। हाँ, इसके बाद 25,000 किलोमीटर के घरेलू पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, गोबर्धन योजना के माध्यम से सामुदायिक बायोगैस को सीधे इस नेटवर्क में एकीकृत किया जा रहा है। अच्छा, गोबर्धन को भी इसी में जोड़ रहे हैं। पर यहीं पर एक बुनियादी सवाल उठता है। सरकार का लक्ष्य 2034 तक PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शनों को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ तक ले जाने का है। तो जब हमें ईंधन के तौर पर गैस की आवश्यकता तो है ही, तो केवल LPG सिलेंडर से PNG पाइपलाइन में शिफ्ट हो जाने से हमारी ऊर्जा संप्रभुता कैसे सुरक्षित हो जाती है? गैस तो गैस है ना। देखिए, क्योंकि PNG सिर्फ डिलीवरी का तरीका नहीं है, ये पूरी लॉजिस्टिक्स चेन को बाईपास कर देती है। वो कैसे? LPG के मामले में गैस को पहले तरल में बदलना पड़ता है, फिर उसे बड़े जहाज़ों से लाना, बंदरगाहों पर उतारना, बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडरों में भरना और अंततः ट्रकों के जरिए पूरे देश में सप्लाई करना होता है। बाप रे, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। हाँ, और बहुत महंगी भी। PNG इस पूरे सिलेंडर लॉजिस्टिक्स को खत्म कर देती है और ये अधिक साफ जलती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ ये है कि ये PNG नेटवर्क हमारे घरेलू गैस उत्पादन और गोबर्धन जैसी योजनाओं से पैदा होने वाली बायोगैस के लिए एक सीधा चैनल खोल देता है। अच्छा, मतलब हम अपनी गैस उसी पाइप में डाल सकते हैं? बिल्कुल। जब हम आयातित गैस की जगह स्थानीय रूप से उत्पादित ऊर्जा को सीधे पाइप के जरिए घरों तक पहुंचाते हैं, तब जाकर वास्तविक ऊर्जा संप्रभुत्व आती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। खैर, अगर हमारी ऊर्जा बाहरी दुनिया से आती है तो जाहिर है उसका भुगतान हमें डॉलर में करना पड़ता है और यहीं से हम अपनी अर्थव्यवस्था के मैक्रो इकोनॉमिक डैशबोर्ड पर आते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका सीधा दबाव पड़ता है। हाँ, ऊर्जा के आयात बिल का सीधा असर हमारी मुद्रा पर पड़ता है। हमने देखा कि RBI ने आधिकारिक तौर पर नॉन डिलीवरेबल रुपी कॉन्ट्रैक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये अभी हाल ही की खबर है। इसका तर्क ये दिया गया है कि वैश्विक पूंजी प्रवाह और पश्चिम एशिया संकट के कारण रुपए के अवमूल्यन को रोकना है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या RBI द्वारा इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर प्रतिबंध लगाना केवल एक अस्थायी बैंडेड समाधान नहीं है? ये समझने के लिए हमें इन कॉन्ट्रैक्ट्स की कार्यप्रणाली देखनी होगी। देखिए, ये जो नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये आमतौर पर भारत के बाहर जैसे लंदन या दुबई के बाजारों में ट्रेड होते हैं, जहां RBI का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल, जहां RBI का सीधा नियंत्रण नहीं होता। तो जब पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता है तो वहां बैठे सट्टोरिये रुपए के कमजोर होने पर दांव लगाते हैं। इससे विदेशी मुद्रा बाजार में भारी अस्थिरता पैदा होती है और रुपए पर दबाव आता है। तो RBI ने बस उस सट्टेबाजी को रोका है? हाँ, RBI का ये जनादेश उसी बाहरी सट्टेबाजी को ब्लॉक करने का एक रक्षात्मक कदम है। लेकिन आपकी बात सही है, ये एक ढाल है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। तो फिर स्थायी समाधान क्या है? स्थायी समाधान हमारे आयात बिल को कम करने में है और इसकी दिशा विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की हालिया रिपोर्ट बहुत स्पष्ट करती है। ओहो, वो दी इलेक्ट्रोटेक हब वाली रिपोर्ट। हाँ, वही। वो रिपोर्ट वाकई हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देती है।
अक्सर हम मानते हैं कि भारत पश्चिमी देशों के कार्बन गहन विकास मॉडल की ही नकल करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एकदम नहीं। रिपोर्ट बताती है कि भारत जीवाश्म ईंधन आधारित विकास मॉडल को पूरी तरह से दरकिनार कर रहा है। हम वैश्विक विनिर्माण हब बनने के लिए कम लागत वाली सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। और इसके ईवी के आंकड़े आपने देखे? हाँ, वो आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। कुल बिक्री में यात्री ईवी कारों की हिस्सेदारी सिर्फ 5% है, लेकिन इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की बाजार हिस्सेदारी 60% तक पहुंच गई है। 60%! और यही आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि भारत वैश्विक वाणिज्यिक माइक्रो मोबिलिटी में सबसे आगे है। दुनिया में नंबर 1। बिल्कुल। अमेरिका या यूरोप का ईवी मॉडल व्यक्तिगत लग्जरी कारों पर आधारित है, जो बहुत महंगा है। हमारा भारत का मॉडल 3 व्हीलर्स पर केंद्रित है, जो हमारी लास्ट माइल डिलीवरी और दैनिक परिवहन की रीढ़ है। सही बात है। एक छोटे व्यापारी या ऑटो ड्राइवर के लिए बैटरी से चलने वाला 3 व्हीलर सिर्फ पर्यावरण बचाने का कोई फैंसी तरीका नहीं है। नहीं, वो तो उनके लिए एक आर्थिक फैसला है। हाँ, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचने का एक ठोस आर्थिक निर्णय है। यही वो असली स्ट्रक्चरल समाधान है जो भविष्य में हमें बाहरी झटकों से बचाएगा। एकदम सही। अब देखिए, इन बड़ी आर्थिक और ढांचागत नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए ना राज्य को बहुत सटीक जनसांख्यिकीय डेटा की आवश्यकता होती है। डेटा के बिना तो कुछ मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। नीतियां तभी सफल होती हैं जब पता हो कि लाभार्थी आखिर हैं कहाँ, और ये हमें सीधे शासन और डिजिटल जनसांख्यिकीय परिवर्तन की ओर ले जाता है। हाँ, भारत ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 1 अप्रैल 2026 को जनगणना 2027 का चरण 1 शुरू कर दिया है। हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। जी, ये अपने आप में एक विशाल अभ्यास है जो वैश्विक आबादी का लगभग 17.8% कवर करता है। 17.8% दुनिया की आबादी। और इस जनगणना का सबसे क्रांतिकारी पहलू इसका डिजिटल फर्स्ट होना है। मतलब ये कागज पर नहीं हो रहा है? नहीं, ये भारत की पहली एंड टू एंड डिजिटल जनगणना है। पहले डेटा इकट्ठा होने, प्रोसेस होने और प्रकाशित होने में कई सालों का टाइम लैग होता था। हाँ, वो डेटा जब तक आता था पुराना हो जाता था। उसी अंतराल को खत्म करने के लिए एक सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पेश किया गया है। और आपको पता है, पहले ही दिन लगभग 55,000 परिवारों ने इसमें भाग लिया। वाह, 55,000 परिवारों ने खुद से डेटा डाल दिया। मैंने पढ़ा था कि इसके हाउस लिस्टिंग चरण की कार्यप्रणाली में 33 मानकीकृत प्रश्न हैं जो सुविधाओं, संपत्ति के स्वामित्व और आवास की स्थिति को कैप्चर करते हैं। हाँ, 33 बहुत ही डिटेल्ड प्रश्न हैं। लेकिन शासन सुरक्षा को लेकर एक विशेष प्रावधान है जिसमें मेरा ध्यान गया। ये पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत संरक्षित है, जो सख्त गोपनीयता सुनिश्चित करती है और साफ कहती है कि ये डेटा अदालतों में अस्वीकार्य होगा। इनएडमिसिबल इन कोर्ट्स। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि आम नागरिकों के लिए ये अदालतों में अस्वीकार्य होने का प्रावधान इतना अहम क्यों है? क्या इसके बिना लोग सही जानकारी नहीं देंगे? देखिए, ये इंसानी मनोविज्ञान और राज्य के प्रति भरोसे का बहुत ही क्रिटिकल पहलू है। कैसे? जब सरकार नागरिकों से उनकी संपत्ति, आय या घर की सुविधाओं के बारे में 33 विस्तृत प्रश्न पूछती है ना, तो एक स्वाभाविक डर पैदा होता है। नागरिक सोच सकते हैं कि अगर वे सच बताएंगे तो कहीं इस डेटा का इस्तेमाल उन पर ज्यादा टैक्स लगाने, संपत्ति के किसी विवाद में या फिर नागरिकता के दावों के खिलाफ तो नहीं कर लिया जाएगा। ये तो है, डर तो लगता ही है। अगर ये डर रहा तो लोग डेटा छिपाएंगे और जनगणना का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसीलिए धारा 15 ये कानूनी गारंटी देती है कि ये डेटा केवल सांख्यिकी, वास्तविक समय में लक्षित कल्याण और परिसीमन के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब कोई भी इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। इसे किसी भी कानूनी कार्रवाई में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। बहुत ही जरूरी कदम है ये। अब इस सटीक जनसांख्यिकी के डेटा का सबसे ज्यादा फायदा उन क्षेत्रों को मिलता है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र। हाँ, अगर हम क्षेत्रीय विकास की बात करें तो उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी NER हमेशा से एक बंद खजाने की तरह रहा है, और अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी उस खजाने को खोलने की चाबी का काम कर रही है, विशेषकर इसका अनिवार्य 10% सकल बजटीय सहायता तंत्र। ये 10% GBS तंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली वित्तीय इंजन है। ये कैसे काम करता है, थोड़ा समझाएंगे? इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के सभी गैर छूट प्राप्त मंत्रालयों को अपने बजट का कम से कम 10% उत्तर पूर्व में अनिवार्य रूप से खर्च करना ही होता है। हर मंत्रालय को? ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता होगा।
बिल्कुल। डोनर मंत्रालय यानी MDONER और उत्तर पूर्वी परिषद के समन्वय से 2014 से 2025 के बीच वहां 6.11 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा। ये निवेश जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। सड़कों के मामले में PMGSY के तहत 46,296 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं, जिससे अंतिम मील ग्रामीण एकीकरण बढ़ा है। और रेलवे में भी? हाँ, रेलवे में रणनीतिक लाइनें बिछाई गई हैं, जैसे जिरीबाम इम्फाल और अगरतला अखोरा, जो सीमा लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह सुरक्षित कर रही हैं। सिर्फ सड़कें और रेल ही नहीं, उत्तर पूर्व के भूभाग को देखते हुए जलमार्ग बहुत अहम है। हाँ, वहाँ नदियाँ बहुत हैं। ब्रह्मपुत्र बराक प्रणालियों का लाभ उठाते हुए राष्ट्रीय जलमार्गों का जो नेशनल वाटरवेज है 1 से 20 तक भारी विस्तार किया गया है। 1 से 20 तक? नाइस। और त्वरित क्षेत्रीय गतिशीलता के लिए उड्डयन क्षेत्र में उड़ान योजना के तहत 90 मार्गों का संचालन शुरू किया गया है। 90 फ्लाइट रूट्स। हाँ, तो देखिए, ये सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं है, ये भारत के मुख्य भूभाग को म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का एक बहुत बड़ा उत्प्रेरक है। क्या बात है। अब देखिए, जहां एक तरफ हम अपनी सीमाओं और जमीन पर बुनियादी ढांचा बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान हमें अंतरिक्ष और हमारे खेतों की मिट्टी की गहराई तक ले जा रहा है। विज्ञान के तो क्या ही कहने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे पास आज 2 ऐसे उदाहरण हैं जो पैमाने के बिल्कुल 2 छोरों पर खड़े हैं। एक अंतरिक्ष में और एक मिट्टी में। बिल्कुल। एक तरफ एजेंसी नासा का आर्टेमिस 2 मिशन है। ये 1972 के अपोलो 17 के बाद पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है। 1972 के बाद अब जा रहे हैं। हाँ, इसमें स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट यानी SLS और ओरियन अंतरिक्षयान का परीक्षण किया जाएगा। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री होंगे, 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई, जो एक लूनर फ्लाईबाय करेंगे। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इसका अंतिम उद्देश्य एक स्थायी चंद्र आधार यानी लूनर बेस की व्यवहार्यता स्थापित करना है। ये तो हो गया अंतरिक्ष। और इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में है भारत की अपनी बायोटेक किसान योजना। बायोटेक किसान, राइट? इसका फोकस अंतरिक्ष नहीं, बल्कि बहुत ही स्थानीय कृषि चुनौतियों के लिए जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। ये एक ऐसा तंत्र है जो भारतीय किसानों को सीधे हमारे शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों से जोड़ता है। मतलब किसान सीधे वैज्ञानिकों से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसका परिणाम ये है कि फसल की पैदावार बढ़ाने और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी, पानी और बीज के लिए उन्नत तकनीकी समाधान सीधे खेतों तक पहुंच रहे हैं। पर पता है, UPSC के नजरिए से देखें तो ये बहुत विरोधाभासी लगता है। कैसे? मतलब एक तरफ चंद्रमा का फ्लाईबाय करके वहां घर बसाने की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ खेतों की मिट्टी में नमी और बीज का परीक्षण हो रहा है। इन दोनों विपरीत पैमानों को एक सिविल सेवा उम्मीदवार कैसे समझे? देखिए, एक उम्मीदवार को इसे भारत के माइक्रो से लेकर मैक्रो तक की वैज्ञानिक दृष्टि के रूप में देखना चाहिए। माइक्रो से मैक्रो? हाँ, आर्टेमिस मिशन मानवता की भविष्य की मैक्रो छलांग है। अगर धरती के संसाधन खत्म होते हैं तो अंतरिक्ष अगला फ्रंटियर है। लेकिन क्या कोई देश तब तक अंतरिक्ष में अपनी जगह बना सकता है जब तक उसकी माइक्रो नींव यानी खाद्य और पोषण सुरक्षा मजबूत ना हो? बिल्कुल नहीं। भूखे पेट तो अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। सही कहा। बायोटेक किसान जैसी योजनाएं उसी जलवायु लचीलेपन का निर्माण करती हैं। विज्ञान का एक रूप हमारी उत्तरजीविता सुनिश्चित कर रहा है और दूसरा हमारे विस्तार को। बहुत ही शानदार नजरिया है। और खैर, कृषि में बायोटेक्नोलॉजी के इसी उपयोग से आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि यही विज्ञान मानव स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल बाजार में कैसे क्रांति ला रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बहुत कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है डेंगू रोकथाम के लिए कुदेंगा वैक्सीन। इसे टैक 003 भी कहते हैं। इसके डेवलपर टेकेडा फार्मास्यूटिकल हैं और इसे भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI द्वारा 4 से 60 वर्ष की आयु के लिए स्वीकृत किया गया है। और मैं बताऊं, इस वैक्सीन का वैज्ञानिक तंत्र बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? ये एक लाइव एटेनुएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। इसका मतलब है कि इसमें एक जीवित लेकिन बेहद कमजोर वायरस का उपयोग किया गया है। ये वैक्सीन जीनोमिक बैकबोन के रूप में DENV2 स्ट्रेन का उपयोग करती है। मतलब ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता? नहीं, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक तरह से चकमा देती है ताकि वो डेंगू के सभी 4 सीरोटाइप्स के खिलाफ अपनी एंटीबॉडीज तैयार कर लें, वो भी बिना वास्तविक बीमारी पैदा किए। अरे वाह! भारत के लिए यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ी घटना है मेटाबॉलिक प्रबंधन में GLP-1 एगोनिस्ट का उदय।
वेट लॉस वाली दवाइयाँ। हाँ, इनका कार्य करने का तरीका यह है कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 एक प्राकृतिक हार्मोन की नकल करता है ताकि इंसुलिन उत्पादन को उत्तेजित किया जा सके और गैस्ट्रिक खाली होने को धीमा किया जा सके। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को धीमा करना, राइट। सीधे शब्दों में कहें तो ये पेट को जल्दी खाली नहीं होने देता, जिससे व्यक्ति को लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास होता है। लेकिन बाजार की घटना यह है कि टाइप 2 मधुमेह और मोटापे के प्रबंधन के लिए भारतीय बाजार में इसके जेनेरिक संस्करणों की बाढ़ आ गई है और कीमतें भी बहुत गिर गई हैं। हाँ, कीमतों में भारी गिरावट आई है। अब यहाँ एक पहेली है। अगर डायबिटीज और मोटापे की दवाओं के दाम गिर रहे हैं तो ये तो आम जनता के लिए अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? सरकार इसमें हस्तक्षेप करके इसे चिंता का विषय क्यों मान रही है और अनधिकृत खुदरा बिक्री पर सरकारी निगरानी क्यों बढ़ा दी गई है? देखिए, दवा का सुलभ होना और उसका अनियंत्रित उपयोग होना दोनों बहुत अलग बातें हैं। वो कैसे? जब GLP-1 जैसी दवाएं बहुत सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है ना, तो लोग इन्हें एक मेडिकल ट्रीटमेंट की बजाय कॉस्मेटिक टूल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ पतला दिखने के लिए? बिल्कुल। लोग तेजी से वजन कम करने के लिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के नुस्खे के बिना ही इन्हें खरीदने लगे हैं। गैस्ट्रिक खाली होने की प्रक्रिया को कृत्रिम रूप से धीमा करने के गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे क्या साइड इफेक्ट्स? जैसे पैंक्रेटाइटिस या फिर मांसपेशियों का भारी नुकसान। अरे वाह। इसीलिए सरकार निगरानी बढ़ा रही है ताकि ये सुनिश्चित हो कि एक जीवन रक्षक दवा कहीं एक नया स्वास्थ्य संकट न बन जाए। बाप रे, बिना डॉक्टर के ये सब लेना तो खतरनाक है। बहुत खतरनाक। खैर, जैसे किसी भी स्वास्थ्य संकट का असर पूरे शरीर पर पड़ता है, वैसे ही भू राजनीतिक संकटों का दबाव पूरे ग्लोब पर अलग अलग जगह दिखाई देता है। सही कहा। चलिए अब भूगोल मानचित्रण की ओर चलते हैं। आज के वैश्विक और राष्ट्रीय भौगोलिक मार्कर बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। पहला है इंडोनेशिया का मुलुक्का सागर, जो सुलवेसी और हल्महेरा के बीच पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। और यहाँ 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली टेक्टोनिक भूकंप आया है। हाँ, बहुत बड़ा भूकंप था। दूसरा महत्वपूर्ण मार्कर इटली का लैम्पेडूसा द्वीप है। माल्टा और ट्यूनीशिया के बीच स्थित यह छोटा सा इतालवी द्वीप भूमध्य सागरीय प्रवासन मार्गों के लिए, माइग्रेशन के लिए एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक फ्लैश पॉइंट बन गया है। लैम्पेडूसा। और तीसरा मार्कर यूक्रेन का चरकासी क्षेत्र है, जो नीपर नदी के किनारे स्थित एक मध्य यूक्रेनी क्षेत्र है और हाल के संघर्ष अपडेट में प्रमुखता से उभरा है। और चौथा मार्कर हमारे अपने देश से है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित कुगती वन्यजीव अभयारण्य, जो एक पारिस्थितिक रूप से बेहद नाजुक उच्च ऊंचाई वाला अभयारण्य है। इन सभी स्थानों को देखकर मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स का मानचित्र लाइक एक ग्लोबल प्रेशर वॉल्व सिस्टम की तरह है। वो कैसे? मतलब एक जगह दबाव बढ़ता है तो असर दूसरी जगह दिखता है। क्या हम इस लैम्पेडूसा द्वीप के प्रवासन संकट को हमारी चर्चा की शुरुआत के वैश्विक भू राजनीतिक झटकों और ऊर्जा संकट से जोड़कर देख सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ये बिंदुओं को जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। देखिए, जब पश्चिम एशिया या उत्तरी अफ्रीका में संघर्ष होता है तो सिर्फ तेल की आपूर्ति बाधित नहीं होती, बल्कि वहां का पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा चरमरा जाता है। हाँ, लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। उस अस्थिरता और युद्ध से बचने के लिए हजारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भूमध्य सागर पार करते हैं और यूरोप में प्रवेश करने के लिए लैम्पेडूसा द्वीप पहुंचते हैं। यानी ऊर्जा बाजारों में जो चोक पॉइंट है, वही भौगोलिक सीमाओं पर प्रवासन का फ्लैश पॉइंट बन जाता है। क्या बात है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर से लेकर मुलुक्का सागर तक हमने देखा कि कैसे भौगोलिक और भू राजनीतिक दबाव आधुनिक सीमाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन आज के इन अस्थिर मानचित्रों से निकलकर अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, तो भारत का ऐतिहासिक भूगोल सैन्य ताकतों से ज्यादा विचारों और आस्थाओं द्वारा गढ़ा गया था। बिल्कुल। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के कोबा में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। सम्राट संप्रति? हाँ, सम्राट संप्रति मौर्य साम्राज्य के शासक थे और सम्राट अशोक के पोते थे, जिन्होंने लगभग 230 से 220 ईसा पूर्व शासन किया था। सम्राट संप्रति का ऐतिहासिक प्रोफाइल बहुत ही समृद्ध है। मैं बताऊं, उन्होंने उज्जैन में जैन भिक्षु सुहस्तिन के मार्गदर्शन में जैन धर्म अपना लिया था। अच्छा, सुहस्तिन के मार्गदर्शन में? हाँ। उनकी विरासत को अगर देखें तो जहां अशोक ने राज्य के संरक्षण में बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार किया, वहीं संप्रति ने पूरे भारत में, विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में और उसके बाहर भी जैन धर्म को संस्थागत रूप दिया। मैंने श्वेतांबर ग्रंथों में पढ़ा है कि उन्हें 1,25,000 मंदिर बनाने,
36,000 संरचनाओं का जीर्णोद्धार करने और लाखों जैन मूर्तियों की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। ये बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, पर इतनी विशाल विरासत के बावजूद ये हैरान करने वाली बात है कि इतिहास की किताबों में अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में तो हर कोई पढ़ता है, फिर सम्राट संप्रति के इतने बड़े योगदान को इतिहास की मुख्य धारा में इतना कम स्थान क्यों मिला? ये इतिहास लेखन, जिसे हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, हाँ, उसका एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ऐसा क्यों होता है? इतिहास अक्सर उन आख्यानों को प्रमुखता देता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण मिला हो। बौद्ध धर्म एक वैश्विक मिशनरी धर्म बन गया जिसे बाद के कई साम्राज्यों ने अपनाया। हाँ, चीन, जापान, श्रीलंका सब जगह गया। बिल्कुल। इसके विपरीत संप्रति ने जैन धर्म को स्थानीय व्यापारी वर्गों और समुदायों के बीच संस्थागत रूप दिया, जो भौगोलिक रूप से अधिक केंद्रित रहा। ओहो, तो इसीलिए वो ज्यादा नहीं फैला। हाँ, इसी वजह से ऐतिहासिक चर्चाओं में अशोक की छाया इतनी बड़ी हो गई कि संप्रति का योगदान थोड़ा पृष्ठभूमि में चला गया। ये जो नया संग्रहालय बना है वो उसी ऐतिहासिक अंतर को पाटने का काम कर रहा है। बहुत ही लॉजिकल बात कही आपने। अब देखिए, सम्राट संप्रति ने देवी देवताओं के लिए लाखों मंदिर बनवाए और मूर्तियों की स्थापना की, लेकिन कई शताब्दियों बाद एक कलाकार ने ऐसा तकनीकी नवाचार किया जिसने उन देवी देवताओं की छवियों को महलों और मंदिरों के गर्भगृह से निकालकर सीधे आम लोगों के घरों की दीवारों तक पहुंचा दिया। आप राजा रवि वर्मा की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये हमें भारतीय आइकोनोग्राफी के लोकतंत्रीकरण की ओर ले जाता है। उत्प्रेरक घटना यह है कि राजा रवि वर्मा की 1890 के दशक की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण एक नीलामी में रिकॉर्ड 167.2 करोड़ रुपए में बिकी है। हाँ, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी जी। इसने आधुनिक भारतीय कला की सबसे महंगी कृति का स्थान ले लिया है। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय कला का पिता माना जाता है और इसके पीछे उनका सबसे बड़ा कलात्मक योगदान उनका शैलीगत संलयन यानी स्टाइलिस्टिक फ्यूजन है। स्टाइलिस्टिक फ्यूजन वो क्या होता है? देखिए, उनसे पहले की भारतीय चित्रकला काफी सपाट या 2 डायमेंशनल हुआ करती थी। रवि वर्मा ने पूरी तरह से भारतीय पौराणिक विषयों को लिया और उन्हें यूरोपियन अकादमिक यथार्थवाद के साथ मिला दिया। मतलब इंडियन सब्जेक्ट्स और यूरोपियन स्टाइल। बिल्कुल। उन्होंने यूरोपीय चियारोस्कुरो तकनीक का बीड़ा उठाया, यानी प्रकाश और छाया का ऐसा खेल जिससे चित्रों में एक असली जैसी 3 डायमेंशनल गहराई आ जाती है। इसके साथ ही उन्होंने तेल चित्रकला यानी ऑयल पेंटिंग का उपयोग किया। हाँ, उनकी पेंटिंग्स एकदम असली लगती हैं, लेकिन उनका जो असली सांस्कृतिक प्रभाव था ना, वो उनके तकनीकी नवाचार से आया। वो प्रेस वाली बात। हाँ, 1894 में उन्होंने किफ़ायती ओलियोग्राफ्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की। मैं तो इसे भारतीय आध्यात्मिकता के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस क्रांति मानता हूँ। बहुत सही शब्द है इसके लिए, क्योंकि इस एक कदम ने पवित्र इमेजरी पर कुलीन वर्ग के एकाधिकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उन्होंने आम घरों के लिए हिंदू देवी देवताओं की दृश्य चेतना को मानकीकृत कर दिया। आज हम लक्ष्मी या सरस्वती की जो छवि अपने मन में सोचते हैं ना, वो काफी हद तक राजा रवि वर्मा की ही बनाई हुई है। बिल्कुल। कला के इतिहास में ये एक ऐसा मोड़ था जहां तकनीकी उत्पादन ने समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण कर दिया। तो इतिहास और कला के उस गहरे सफर के बाद आइए आज के इन सभी बिखरे हुए धागों को समेटते हैं। हमारी चर्चा का अंतिम खंड, मेंस सिंथेसिस, एक खंडित दुनिया को नेविगेट करना। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। और आज हमने अर्थव्यवस्था से लेकर शासन तक जो कुछ भी देखा, अगर हम उसे यूपीएससी मेंस परीक्षा के नजरिए से देखें तो भारत की एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी साफ उभर कर सामने आती है। और इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। हाँ, आप ही बताइए, पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ भू राजनीतिक अस्थिरता है। हमने देखा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष, विशेषकर हॉर्मुज नाकाबंदी और ब्रिक्स का विस्तार भारत को एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। ये मजबूर कर रहा है कि भारत डॉलर की निर्भरता और जीवाश्म ईंधन से दूर जाए। और इसी का जवाब हमारा दूसरा स्तंभ है, आंतरिक लचीलापन। राज्य तेजी से आंतरिक बफरिंग के माध्यम से प्रतिक्रिया दे रहा है, चाहे वो पीएनजी का ट्रांजिशन हो। हाँ, चाहे वो घरेलू पीएनजी में संक्रमण चलाना हो, उन 60% 3 व्हीलर्स के जरिए ईवी हब विकसित करना हो, या फिर एक्ट ईस्ट कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के माध्यम से अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना हो। और तीसरा और सबसे जटिल स्तंभ है संस्थागत विकास। वो कैसे? बाहरी और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को अपडेट करना आवश्यक है। इनमें कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस का संकट प्रबंधन, एफसीआरए के तहत संपत्ति विनियमन
और अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को संतुलित करने जैसे कदम शामिल हैं। एक सेकंड, यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि एक विश्लेषक के रूप में हमें इन मुद्दों को पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। हम यहाँ किसी राजनैतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि विशुद्ध रूप से स्रोत सामग्री के आधार पर भारत के कानूनी और संस्थागत अपडेट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी भूमिका सिर्फ विश्लेषण की है। तो अगर किसी उम्मीदवार को ये पूरा फ्रेमवर्क मेंस के 250 शब्दों के उत्तर में पिरोना हो, तो उसका मुख्य निष्कर्ष या कोर टेकअवे क्या होना चाहिए? इस पूरे विश्लेषण का मुख्य निष्कर्ष यह है, मैं कोट कर रही हूँ, भारत की भव्य रणनीति अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक चोक पॉइंट से बचाने और अपने कानूनी व लोकतांत्रिक ढांचे को व्यवस्थित रूप से अपडेट करने पर निर्भर करती है। बहुत बढ़िया। उत्तर लिखते समय उम्मीदवारों को इसी थीम को पीएनजी ग्रिड, ईवी विस्तार और डिजिटल जनगणना जैसे ठोस उदाहरणों से प्रमाणित करना होगा। आज के इस डीप डाइव में हमने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की अशांति से लेकर राजा रवि वर्मा की कला तक और डिजिटल जनगणना से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक के बिंदुओं को बखूबी जोड़ा है।